Wednesday, February 19, 1:02 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। 1:02 हुए हैं ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के, और मेरी लाइव कन्वर्सेशन आपके साथ शुरू हो चुकी है। और जब मैं लाइव कन्वर्सेशन कल कर रहा था तो मैंने बहुत सारी बातें की, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किए जो इस वक्त यूक्रेन रशिया की टॉक का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल शुरू हुआ था सऊदी अरब में। तो मैं ये सोच रहा था जब आपसे बातचीत कर रहा था कि कल जब मैं यानी आज जब मैं करूँगा आपके साथ लाइव तो क्या एंगल होगा। तो 24 घंटों के अंदर अंदर बहुत सारे एंगल सामने आए हैं, और उनमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहा है कि तुमने ये जंग शुरू की थी, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो, और बाइडेन भी तुम्हारे साथ शामिल था, वो भी नाइव था, और तुमने ये वॉर मॉन्गरिंग का काम शुरू किया था। और अब जब तुम मुझे कहते हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ये पीस डील ना करवाऊं और तुम अपने नखरे दिखा रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम पहले इलेक्शन करवाओ और अपना मैंडेट लेकर आओ। और इसके अलावा हमने जो खर्चे किए हैं तुम्हारे ऊपर, और जो खर्चे हमें यूक्रेन को रीबिल्ड करने में अभी करने हैं, उसके लिए अपनी जो माइंस हैं वो हमारे हवाले करो। तो ये है आज का एंगल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में हमें नए से नए एंगल्स मिलने की कोई कमी नहीं। हम 24 घंटों का आगे का प्लान बनाते हैं, मगर उन 24 घंटों में जो हम प्लान बनाते हैं उससे भी ज़्यादा का कंटेंट हमें मिल जाता है। इस वक्त दुनिया भर के जो व्यूअर्स हैं, जो आम जनता है, वो कंफ्यूज है थोड़ी थोड़ी, और क्लियर भी है थोड़ी थोड़ी, और उनके लिए ये जो फास्ट पेस चेंजेस आ रही हैं वो शॉकिंग हैं। और जो टेलीविज़न की स्क्रीनें हैं दुनिया भर के टेलीविज़न की, वेस्टर्न वर्ल्ड के, मिडल ईस्ट के, भारत के, चाइना के, दुनिया भर के जो टीवी स्क्रीन्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो ठीक से समझ नहीं पा रहे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट जो टेलीविज़न चैनल्स और मीडिया हाउसेस जो दुनिया को डिक्टेट करते चले आ रहे हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑफ कोर्स अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन दुनिया का सॉर्ट ऑफ सेंटर है। और यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे वो BBC हो, फ्रांस 24 हो, जर्मन का डॉचे वेले हो, जो भी हो, वो अपने, हमारा एक पंजाबी का शब्द है टेवे, अपनी एजम्पशंस लगा रहे हैं, पुराने फार्मूलों पे वो चले जा रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि डिप्लोमेसी की दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। वो तो अपने डिप्लोमेटिक जो पुराने नॉर्म्स हैं उनमें स्टक हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड की ब्यूरोक्रेसी, एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया उसमें स्टक है, और उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। वो सब फिर अल्टीमेटली इन द एंड यही कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम जो है वो ना तजर्बाकार लोगों पे कॉन्सिस्ट करती है, और उनको पता नहीं डिप्लोमेसी क्या होती है। लेकिन जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस उनके हाथ से बाहर हैं। तो इस वक्त का आज का मंजरनामा फरवरी 19 वेडनेसडे का हमें कनाडा, अमेरिका में बैठे हुए यूँ महसूस होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ अब मुकम्मल तौर पर खुल के आ चुके हैं और उसको चैलेंज कर रहे हैं, और उसकी प्रेसिडेंटशिप को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपना मैंडेट लेकर आओ। यूक्रेन की पार्लियामेंट के स्पीकर ने ये बात कही है कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, हम जंग की हालत में हैं, हम किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स उसके जो स्पीकर हैं
यूक्रेन की पार्लियामेंट के, वो ज़ेलेंस्की की पार्टी से हैं, ज़ेलेंस्की के सपोर्टर हैं। मगर ये बात भी तय है कि ज़ेलेंस्की भी अब यूक्रेन में सपोर्ट खोते जा रहे हैं, जनता की भी। 3 साल की लंबी जंग जो अभी भी चल रही है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप रोकना चाह रहे हैं, और वो रोक देंगे, मैं ये आपको बता दूं। लेकिन ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर, मुझे ऑन बोर्ड रखे बगैर ये मुमकिन नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स यूक्रेन की जनता भी एक तरफ है, फिर वहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ भी हैं। ठीक है, उस वक्त अपोजिशन पार्टियाँ वहाँ पे इलेक्शन करवाने की बात नहीं कर रही, मगर वो ज़ेलेंस्की की कोई सपोर्टर तो नहीं होगी। और कोई भी नहीं चाहेगा, इवन यूक्रेन में भी, कि उनके बच्चे, उनके नौजवान मज़ीद मरे इस जंग में जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं आना। ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन मुंह दिखावे के लिए तो ये कह रहे हैं कि हम रूस को कंसेशन देने को तैयार नहीं, हम देख लेंगे रूस को। मगर 3 साल में कितना देखा उन्होंने रूस को। अल्टीमेटली डिफीट हुआ है यूक्रेन भी और यूरोप में। अब वो अपने मुंह दिखावे के लिए, फेस सेविंग के लिए जो मर्जी कहते फिरे, लेकिन वो इसमें डिफीट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एग्रेशन नहीं था, या वहाँ पे उनका जंग में कोई रोल नहीं था, बहुत बड़ा रोल था। मगर जो उनका एग्रेशन था व्लादिमीर पुतिन का, उसके एग्रेसिव कारण जो हैं, उसके एग्रेसिव रीजंस उस वक्त बाइडन ने, ज़ेलेंस्की ने और यूरोप ने क्रिएट किए, और दे आर प्राइमरली responsible for killing of hundreds of thousands innocent people in Ukraine and in Russia, जो उनके भी फौजी मरे हैं, एंड जो आम जनता मिलियंस में यूक्रेनियंस जो डिस्प्लेस हुए हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ऑलमोस्ट 10 मिलियन यूक्रेनियन डिस्प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 37-38 मिलियन पॉपुलेशन। तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर वो अब भी, जैसा कि ज़ेलेंस्की और यूरोप यही राग अलाप रहे हैं कि हम अभी भी जंग जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे? 3 साल में तो हार गए आप, और आगे चल के कैसे जीतेंगे? अब ये जो उनका शोर है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन को हरवाने में अब एक तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, और रशिया को जीत का मेडल दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। रशिया ये मेडल खुद से उसने ऑलमोस्ट जीता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस रियलिटी को समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस जंग को ज़ेलेंस्की की ज़िद के मुताबिक और यूरोप की ज़िद के मुताबिक अगर फर्दर हमने तूल दिया, फर्दर इसको आगे जाने दिया, और खौफनाक लेवल पे कैजुअलिटीज़ होंगी। खुद यूरोप की इकॉनमी 22-23 में बुरी तरह शेक हुई है। जर्मनी जो सबसे बड़ी यूरोप की इकॉनमी है, वो इतनी बुरी तरह शेक हुई है। और रशिया की इकॉनमी 3.7 परहैप्स इन 2022 में ग्रो की थी, और इससे भी ज़्यादा नंबर 2024 के हैं। तो ये जो ख्याल है कि अब बार बार यूरोपियन मीडिया ये कह रहा है कि ये जो व्लादिमीर पुतिन और रशिया को कंसेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इनकी वजह से ये रशिया का और चढ़ेगा, दिमाग ख़राब होगा, वो हमारे ऊपर और चढ़ाई करेंगे। ये जो कंसेशन दे रहे हैं यूरोप और ये यूरोपियन पॉलिटिशियंस, और ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जी ये अमेरिका की सिक्योरिटी को चैलेंज है अगर हम हार गए, अगर हमने रूस के आगे घुटने टेक दिए। तो ये असल में गीदड़, वो जिसे कहते हैं ना, गीदड़ बबकियां हैं, एक हमारा साउथ एशियन एक्सप्रेशन है। भाई आप ऑलरेडी हार चुके हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं, और इसीलिए मार्को रूबियो भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमें बड़े चैलेंजेस हैं, हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर को मुकम्मल तौर पर सेफ गार्ड करना है। हमें ये चैलेंज है, ना कि यूक्रेन के जो फौजी हैं उनको मरवाते चले जाएं, वहाँ पे पैसा फेंकते चले जाएं, ज़ाया होता चला जाए, और ये कोई सलूशन नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि रूस वो कौम है जिन्होंने नेपोलियन को शिकस्त दी थी, हिटलर को शिकस्त दी थी।
तो यूक्रेनियन तो वो खुद एक ज़माने में रूस का ही हिस्सा होते थे, उन्हीं का ये जेनेटिक डीएनए कंपोजिशन है, ये वही लोग हैं। लेकिन ये क्या करेंगे अब? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका भी फर्स्ट नेम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी नाक के लिए अपने जो लाखों लोग मरवा चुके हैं उनकी कुर्बानियों का रेटरिक करते हुए ये चाहते हैं कि और कुछ लाख लोग मरे यूक्रेन के। ऑनेस्टली नहीं मरना चाहते आम यूक्रेनियन, इवन उनके फौजी भी बेचारे, कोई भी मरना नहीं चाहता होता। अननेसेसरी जो वॉर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू की थी, भाई सीख लिया आपने, इतना बड़ा सबक आपको मिला, आपके लाखों लोग मर गए, आपकी इकॉनमी बर्बाद हो गई, पूरे यूरोप की इकॉनमी बर्बाद है, और फिर यूरोपियन जनता भी इसके बहुत ख़िलाफ़ है। आज आप देख लीजिए जर्मन की जनता को, आज आप फ्रेंच को देख लीजिए, इवन ब्रिट्स को देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि हमारे अंदर इमिग्रेशन के मसाइल हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये कौन सा खेल है जंग का जो ये लोग कर रहे हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, माफ़ी चाहता हूँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या अब अपनी प्रेसिडेंटशिप के आखिरी दमों पे हैं? अब उन्होंने टक्कर ले ली है बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको चैलेंज कर दिया है। ये बात है, इस पे हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। मैं इससे पहले कि क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर बार ये भी याद दिलाता हूँ, एक मेरी रूटीन बनी हुई है कि आप पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। ये बहुत आगे का काम होगा अगर आप में से कुछ कर सकते हो, मगर ये कर देना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे शोज़ को वॉच करें, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे पर्सनल चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। ये ही जो आपकी फेवर है, जो आपकी सपोर्ट है, ये कम नहीं है। तो ये है सिचुएशन, बहुत ही सिंपल सा इस वक्त का मंजरनामा बना हुआ है। सऊदी अरब में कल मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम की, जिसमें उनके स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो थे, स्टीव विटकॉफ थे, और उसके साथ साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ थे, और रशिया की तरफ से दो ही लोग थे, और उनके बहुत ही सीजन्ड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरॉव, वो उस दो लोगों के जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। तो ये हुई मीटिंग। फिर आज स्केड्यूल थे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में, उनकी जो थी अराइवल स्केड्यूल थी वो ऑलरेडी तय थी, उन्होंने कैंसिल कर दी। और ये भी खबर आई है कि सऊदी अरब ने मीटिंग में, कल की मीटिंग में कहा था, क्योंकि सऊदी अरब होस्ट कर रहा था, कि हम यूक्रेन को भी, उनकी टीम को भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी टीम भी उसमें आए, मगर रशिया और यूएस दोनों ने इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पहले हम आपस में बातचीत करके देखते हैं कि हमारी बातचीत आगे कितनी चलती है। जैसा मैंने कल कहा था कि मीडिएशन जब इतनी दो जो है हॉट हेड पार्टीज़ के बीच में हो, तो मीडिएटर्स पहले एक पार्टी के साथ प्रेफर करते हैं मिलना, ताकि उनको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए, उनकी कुछ बातें मानी जाएं, कुछ उनसे मनवाई जाएं। ऐसा नहीं है कि रूस की सारी बातें अमेरिका ने मान ली। कल का जो उनका आपस में मीटअप हुआ है सऊदी अरब में, अमेरिकन्स का और रशियंस का, वो उसमें कुछ बातों पर रशियन ने भी कंसीड किया, कहा है कि ठीक है, हम ये बातें हम भी मानते हैं। फॉर इंस्टेंस रशियन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। हमारे कुछ क्वेश्चंस अब आना शुरू हो चुके हैं। नदीम शाह साहब का क्वेश्चन है मिल्टन से। नदीम शाह साहब बहुत बाकायदगी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो नदीम शाह साहब ने अपने क्वेश्चन में पूछा है, इज़ ज़ेलेंस्कीज़ टेन्योर डन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है उनका, बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन है उनका, और वो पूछना उनका
बहुत ही जो है जेन्युइन है बनता है, क्योंकि असल यही प्रिसाइज बात है कि जो अभी 24 घंटों के अंदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की आपस में हेड ऑन स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उसके बाद वाकई ये पूछना बनता है कि क्या ज़ेलेंस्की का टेन्योर डन है। तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कल तो डन नहीं होगा, मगर डन है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि इस वक्त की यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, डीप स्टेट भी अब ये बात समझ चुकी है कि हमें फेस सेविंग या एग्जिट स्ट्रेटजी प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से मिल रही है। ये वही एडमिनिस्ट्रेशन या पेंटागन है जो बाइडन के साथ भी था, जिन्होंने इस जंग को शुरू किया, लेकिन देख लिया ना उन्होंने 3 सालों में कि अल्टीमेटली डिफीट हुई है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रूस को हरा देने की। तो फिर इसका नतीजा क्या? एक बिजनेस एब्सोल्युटली लॉस में जा रहा हो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आखिरकार बैंकरप्सी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पॉसिबल नहीं रहता। फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि आप उसको चला सकें, देन थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। तो अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की सूरत में वो फेस सेविंग मिल रही है, एक यू टर्न अमेरिका को मिल रहा है, तो वाई नॉट? ये अमेरिकन डीप स्टेट मुझे यूँ लगता है कि ऐसा सोच रही है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनकी जो मेगा टीम है उसका मामला नहीं है। तो अब तो ज़ेलेंस्की जिस तरह का नैरेटिव बरत रहे हैं, यूरोप कितनी उनकी सपोर्ट करेगा? यूरोप के तो बहुत बड़े बड़े देश खुद इलेक्शंस के चक्रों में पड़े हुए हैं। इकॉनमी उनकी किसी सूरत भी फौरी तौर पर रिवाइव करती नज़र नहीं आ रही। उनकी सिक्योरिटी का सारा जो रिलाय है, डिपेंडेंसी है, वो अमेरिकन के हाथ में है। तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक ये चलेगा? तो ये है नदीम साहब, वाकई लगता है कि अब ज़ेलेंस्की की जो टेन्योर या जो प्रेसिडेंसी है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओवर है, उनकी टॉपल डाउन हो जाएगी या वो रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी तो फेस सेविंग चाहिए ना। ये भी तो एक रियल बात है ना। ज़ेलेंस्की भी अब ये सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। अब उनकी जनता उनके गिरबान को पकड़ेगी और पकड़ना शुरू हो चुकी है कि हमारे लाखों लोग मर चुके हैं और तुम मारने के लिए तैयार हो। क्या चाहते हो? तुम कौन सी विक्ट्री ले लोगे जो तुम ऐसे ही अपना नैरेटिव देते रहते हो कि हम जीत जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की तो नहीं रहा, उनके फौजी मार रहे हैं, उनके मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उन बेचारों की जिंदगियां अजीरन है। अब वो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं। भाई ठीक है, सिक्योरिटी गारंटी मांगना यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का हक है, तो वो कोई ना कोई रास्ता अमेरिकन ऑलरेडी 24 घंटों में बता रहे हैं कि वो होगा। बाय द वे, इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अमेरिका के जनरल कीथ केलॉग जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन में हैं। उन्होंने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन को टेबल पे नहीं बिठाएंगे। तो उन्होंने ये बात किसी ख़ास उस वक्त सिचुएशन या किसी ख़ास मीटिंग के लिए कह दी थी। इन द लॉन्ग रन प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं और अमेरिकन भी जानते हैं कि इन द लॉन्ग रन यूरोपियंस को भी हम मेज़ पे बिठा लेंगे। पहले यूरोपियन कंसोलिडेट तो हो जाएं, अभी जर्मनी के इलेक्शन अभी 4-5 दिन बाद हैं, ज़रा वो हो जाएं और पता चल जाए कि वहाँ पे कौन सी सरकार बनती है, नया मैंडेट हो, तो वो सब लोग फिर आएंगे। अभी यूरोप ने 2 रोज़ पहले ही पेरिस में एक इमरजेंसी मीटिंग की, उसमें भी यूरोपियन लीडर एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड नहीं थे। तो ज़ेलेंस्की तो ये चाहता है ना कि वो सारी दुनिया उसके साथ ऑन बोर्ड आए। ऐसा कैसे मुमकिन है? अच्छा, फिर ये चाह रहे थे कि आइसोलेशन हो जाएगी। तो अब ये वेस्टर्न मीडिया ये सारे का सारा यही बोल रहा है कि सदर ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, वो अब रूस को आइसोलेट होने से बचा रहे हैं। भाई रूस पहले कहाँ पे, रशिया पहले कहाँ पे आइसोलेट था? चाइना के साथ उसकी गहरी बनती थी, पूरे ग्लोबल साउथ में उसके थे फुटप्रिंट्स, इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात थे। अब इंडिया पे प्रेशर रहता था, चाइना पे किसी की हिम्मत नहीं थी प्रेशर डालने की, क्योंकि पता था चाइना ने सुनना नहीं है। इंडिया के अपने इंटरेस्ट होने चाहिए। पूरे ग्लोबल साउथ में रशिया के लिए सपोर्ट थी, आज भी है,
तमाम गरीब मुल्कों में, बिकॉज ये सारे जो बेचारे गरीब मुल्क हैं या डेवलपिंग जो देश हैं वो ऑलरेडी अमेरिका की बाइडन एंड कंपनी टाइप लोगों की और ये यूरोपियन यूनियन की जो हिपोक्रेसीज हैं उनको डील कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब जिस तरह की हिपोक्रेसीज को वो डील कर रहे हैं, जिस तरह के लेक्चर्स वेस्टर्न वर्ल्ड दिया करती थी इन सब डेवलपिंग देशों को, वही लेक्चर दे दिया है जाके जेडी वैंस ने यूरोप को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद अब सब तड़प रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये हमें लेक्चर क्यों मिला। और इस पे जयशंकर जी ने बड़ी अच्छी बात की थी म्यूनिख में बैठ के। उन्होंने कहा जो तकरीर जेडी वैंस ने की वो ग्लोबल साउथ के देश वो 20-25 सालों से ऐसी तकरीरें वेस्टर्न वर्ल्ड से ऑलरेडी सुन ही रहे हैं। तो फिर यूरोप को भी अब समझना चाहिए कि वही मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड जो उन्होंने मेडिसिन इन्वेंट की थी। तो देखिए ये जो हिपोक्रेसीज हैं इनको अब ख़त्म होना चाहिए। एनी हाउ ये ह्यूमन एरर्स हैं, हिपोक्रेसी मुकम्मल कहाँ ख़त्म होती है। तो बहरहाल अगले क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया नदीम साहब ने क्वेश्चन किया था जी, हरि प्रसाद जी का है। आपने कल तो मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया हमेश डीप स्टेट की गुलाम ही बनी रहेगी? हरी जी थैंक यू फॉर पोजिंग अ क्वेश्चन टुडे। असल में हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कल मैं नहीं ले सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई रियली अपॉलोजाइज। इतने क्वेश्चंस होते हैं, आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि हम सभी को हर रोज़ एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने। बड़ा सीधा सा आपका क्वेश्चन है, आपने कहा कि क्या दुनिया हमेशा डीप स्टेट की ही गुलाम रहेगी? तो ऑफ कोर्स रियलिटी यही है कि रहेगी दुनिया। पहले जो अगर आप सैकड़ों साल पहले चले जाएं और उससे भी पहले अगर आप हज़ारों साल पहले चले जाएं, जब राजों महाराजों सुल्तानों के दौर हुआ करते थे, आप महाभारत की कहानी को पढ़ लीजिए। वो कहानी नहीं है, एक पूरी हिस्ट्री है। आप जो बिब्लिकल बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, इन सब को पढ़ लीजिए। आप कुरान शरीफ को पढ़ लीजिए। आप बाकी जो धर्मों की किताबें हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब को देख लीजिए। तो पावर कॉरिडोर्स जो रहे हैं हमेशा वो एलीट के हाथों में रहे हैं। तब भी डीप स्टेट, तब भी इंटेलिजेंस के इदारे होते थे उस वक्त की अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी पावर के मुताबिक, तो तब उनके मुताबिक चलता था। आज भी ऐसा चलता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि आज के समय में, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दुनिया में डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी कोट अनकोट आगे चली। अब लिबरल डेमोक्रेसी से ये मुराद नहीं है कि ये सिर्फ लिबरल पार्टियों की होती है। लिबरल डेमोक्रेसी कंजर्वेटिव्स भी चलाते हैं, लिबरल्स भी चलाते हैं। अब मैं आपको AFT की एक एग्जांपल देता हूँ। AFT की जो लीडर हैं एलिस, वो बार बार अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि हमें फार राइट की पार्टी ना कहें, हम लिबर्टेरियन पार्टी हैं, हम रैशनलिज्म की बात करते हैं, हम इमिग्रेशन को बंद करने की, बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करते हैं। लेकिन उसको जर्मनी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जैसे छूत होता है हमारे देसी वो कहा हुआ कि भाई इनके साथ हमने हाथ नहीं मिलाना, इनके साथ नहीं बैठना, ये फार राइट के लोग हैं। हालांकि मिस एलिस जो हैं वो बेसिकली खुद LGBTQ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनकी जो अपनी लाइफ पार्टनर हैं वो उन्हीं की तरह की एक लेडी हैं। और ये बड़ा लिबरल एटीट्यूड है दुनिया का, मगर इसके बावजूद उनकी पार्टी को फार राइट की पार्टी कहा जाता है। तो ये सिर्फ चेरी पिकिंग का मामला है, और इसमें डीप स्टेट जो है ना वो इन्वॉल्व होती है इस तरह की चीज़ों में। अब डीप स्टेट का क्या मामला होता है कि वो एक ही वक्त में 2-3 तरह के काम कर रही होती है, कि उसके साथ भी, यानी एक ग्रुप के साथ भी हाथ मिला रहे होते हैं और दूसरे ग्रुप के साथ भी हाथ मिला रहे होते हैं। और डीप स्टेट ये देखती है कि कौन सा ग्रुप अब डोमिनेट है, फिर उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब डीप स्टेट में बेसिकली इंटेलिजेंस के इदारे, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एलीट, ये सारे, और बिजनेस के एलीट, अब तो ये जो टेक कंपनियां हैं, जिनको हम टेक जाइंट्स कहते हैं, ये भी उनका हिस्सा बने हुए। तो
जो डीप स्टेट है उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कभी ये राजों, महाराजों, सुल्तानों के पास हुआ करती थी डीप स्टेट, अब इन द हैंड्स ऑफ टेक जाइंट्स, बिग बिजनेस कॉरपोरेशंस और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, आर्मी के इदारों, इंटेलिजेंस के इदारों, उनके हाथ में होती है। ब्यूरोक्रेसी भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। और फिर वो देखते हैं ये डीप स्टेट के सारे लोग के, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ लोग हुए थे उनके पहले टेन्योर में, तो ये उनके साथ मिल बैठे थे। जब बाइडन आया तो उनके साथ इन्होंने काम किया। अब जब ट्रंप का होराइजन होना शुरू हुआ उनकी इलेक्शन कैंपेन पे और फिर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो फिर डीप स्टेट चेंज हो गई। तो डीप स्टेट बड़ी स्मार्ट है, मॉडर्न है, फ्लेक्सिबल भी है, तो इसलिए वो दुनिया को रूल करती है। हम जनता स्टक रहते हैं और जो हमारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं वो भी स्टक हो जाती हैं ख़ास तरह की आइडियोलॉजी में। डीप स्टेट स्टक नहीं होती, वो बड़ी फ्लूइड होती है। तो इसलिए हम उनके हाथों में ही खेलते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, जानते हुए भी ना जानते हुए भी, बिकॉज दे आर सो पावरफुल एंड वी आर ऑर्डिनरी जनता, आर जस्ट ऑर्डिनरी जनता। जी, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। मीनाक्षी गुप्ता जी का ब्रैम्पटन से है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूरोप सिक्योरिटी? जी, बड़ा अच्छा आपका भी क्वेश्चन है। फ्यूचर क्या होना है यूरोप की सिक्योरिटी का? आपने देख लिया कि यूरोप मतलब अब वो परेशान है। यूरोप ने हमेशा ये सोचा कि नेटो जो है वो उनकी सिक्योरिटी की गारंटी है। अच्छा, इस रशिया और यूक्रेन की वार में उनको अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ नेटो से ही बात नहीं बनेगी। नेटो में भी तो जंग लड़ने के लिए चाहिए होते हैं ना, लोग चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हथियारों से काम चल जाएगा। अब कोई भी यूरोप का जो भी मेंबर है नेटो का, उसकी जो आर्मी उसमें जो कंट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ आर्मी पर्सनेल, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, तो वो अब रशिया के साथ उनको आइडिया हो गया। ऐसा नहीं है कि नेटो ने रशिया को सप्लाई नहीं दी, खुल के सप्लाई दी, ट्रेनिंग भी दी, सब कुछ हुआ। और देख लीजिए अब यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, यूक्रेन की तबाही हुई है। तो अब यूरोप ने ये देख लिया कि नेटो भी इनको इनफैक्ट सिक्योर नहीं कर सकी। फिर अमेरिकन डीप स्टेट ने भी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि भाई हम काहे को तुम्हारी सिक्योरिटी देते फिरे, हम क्यों पैसा लगाते फिरे, क्यों हमारे ऊपर रिलाई करते हो, करो 5% आप अपनी जीडीपी का इसमें हिस्सा डालो, फिर बात करेंगे आपके साथ। और 5% डाल भी दो तो भी अमेरिकन यही सिग्नल दे रहे कि अल्टीमेटली हमारी ही जो कंडीशंस होंगी उसको ही फॉलो करो, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका की ही आर्मी इन बिग नंबर्स है। अल्टीमेटली वेपनरी जो मैक्सिमम सोफिस्टिकेटेड, हाई टेक और जो डिस्ट्रॉय करने वाली है वो तो अमेरिकन है। तो अब यूरोप को आइडिया हो रहा है कि हम कहाँ गए। इसीलिए जेलेंस्की ने कहा था कि अगर नेटो काम नहीं कर रहा तो हमें एक यूरोप की आर्मी बनानी चाहिए। बाय द वे ये बात तय है कि यूक्रेनियन आर्मी बहुत एक्सपीरियंस आर्मी हो चुकी है, स्पेशली 3 सालों के दौरान, बिकॉज प्रैक्टिकली वो जंग लड़ रहे हैं। और तो यूरोप का कोई देश जंग नहीं लड़ रहा। अब प्रैक्टिकली जंग लड़ना और है और जंगी मशकें करना और होता है। वो तो प्रैक्टिकली जंग लड़ रहे हैं, अपने लाखों फौजियों की जानें गंवा रहे हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो लीड कर सकती है यूरोप की किसी फ्यूचर आर्मी को। लेकिन उसके लिए फिर यूरोप पैसा दे। अब यूरोप की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसमें समय लगेगा दोबारा से सोचने के। तो यूरोप की सिक्योरिटी का फ्यूचर जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। यूरोप का हमेशा ये रहा कि नेटो लेड बाय अमेरिकन्स। उनका ये ख्याल था कि कोई भी हमें थ्रेट आएगा वो फ़ौरन हम तुरंत नेटो से कर लेंगे। लेकिन नेटो जब भी यूरोप से होता था इनफैक्ट वो अमेरिका ही होता था। तो अमेरिकन्स ने अब इनको लाल झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि हम भी अपने अब आर्मी के लोग
मरवाने के लिए तैयार नहीं है। हमने अफ़गानिस्तान में मरवा के देख लिया, वहाँ बाय द वे नेटो के बाकी जो यूरोप के देशों के भी लोग मरे थे, हमारे कैनेडियन आर्मी के लोग भी मरे थे। तो अब अमेरिका कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तो हमारे ही मरे। पंगे भी वो अफ़गानिस्तान का या इराक़ का वो भी अमेरिका के ही थे, यूरोप के पंगे तो नहीं थे फ्रैंकली। तो अब यूरोप ये सोच रहा है कि भाई अब अमेरिका हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है, हम नई आर्मी कैसे बनाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इस वक्त डामाडोल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की यही कोशिश है कि अगर रशिया के साथ कोई डील होती है, कोई भी पीस डील, सीज फायर, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वो गारंटी ले कि यूरोप पे कोई अटैक ना हो रशिया के। और रशिया भी आई डाउट कि वो चाहेगा कि इस तरह के अटैक हो। वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि ये यूरोपियन उनसे गैस लेते रहे, और यूरोपियन भी रशिया से ही गैस लेना चाहते हैं। इसीलिए तो यूरोप की ये जो इकॉनमी है वो गिरी है। ऐसा नहीं है कि यूरोप ने इस जंग के 3 सालों में गैस वैस नहीं ली, वो भी ली है, लेकिन ज़ाहिर है सैंक्शंस थी, उस तरह खुल के काम नहीं कर सकते थे। और यूरोप की सिक्योरिटी, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसकी एनर्जी नीड की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। सब चीज़ें एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होती हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम चीज़ों को देख सकें। तो खैर मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, कुछ क्वेश्चंस को लूँ और फास्ट इस पे बातचीत की जाए। मैथ लवर एक अकाउंट हमें भेजते रहते हैं क्वेश्चन, थैंक यू भाई। डोंट यू थिंक प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ज़ेलेंस्की इज़ अ लीडर हु डज नॉट लव हिज ओन कंट्री? आई फील दैट प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इज़ एक्टिंग लाइक समवन्स पॉन एंड ही हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल। नहीं, मैं ये तो नहीं समझता कि उनको अपने देश से या अपने लोगों से प्यार नहीं है। वो भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के आदमी हैं। जिस तरह वो इलेक्शन जीते थे, मजाक मजाक में कॉमेडियन थे, और उनका कॉमेडियन रोल ये हुआ करता था, जब वो कॉमेडियन थे तो वो ये कहा करते थे कि ये एक कॉमेडी थी कि मैं बन जाऊँ अगर कभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट, और फिर वो कॉमेडी जो थी वो रियलिटी बन गई, वो बन गई। आई थिंक ही इज़ अ गुड हार्टेड मैन, ही लव्स हिज नेशन, ही लव्स हिज कंट्री, लेकिन वो पान जरूर बन गए, पपेट बन गए बाइडन और उस वक्त की अमेरिकन डीप स्टेट के हाथों, पक्की बात है ये। और फिर ये भी है रियलिटी कि रशिया की थ्रेट भी रहती थी। रशिया का ये कहना था, स्ट्रॉन्ग हमेशा कहना था कि भाई कभी तुम नेटो का हिस्सा ना बनना, हम नहीं चाहते कि मेरी बैकयार्ड में नेटो आके बैठे। तो ये रशिया का ही अपनी रिक्वायरमेंट थी, जो अमेरिकन की भी होती है। तो अब इसका ये ख्याल था ज़ेलेंस्की का कि ये मेरा देश है, उसका देश भी काफ़ी बड़ा देश है। अगर यूरोप के देशों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्योग्राफी काफ़ी बड़ी है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो उसका ये ख्याल था कि हम ये करेंगे। लेकिन ये सदर बुश के ज़माने से 2008 से शुरू हुआ है मामला कि एक बार प्रो वेस्ट का प्रेसिडेंट बना था वहाँ पे यूक्रेन में प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद प्रो रशिया का बना था। ये तब से इनकी लड़ाई चल रही है। फिर रशिया ने 2008 में जॉर्जिया का एक इलाका है ऑसेटिया साउथ, उस पर कब्जा कर लिया था। फिर 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। तो ये तब से ये एक तरह की जो सोवियत यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड की कोल्ड वॉर होती थी, जो 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक तरह से ख़त्म हुई थी, वो एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई 2007-8 से। ऑसेटिया साउथ पे कब्ज़ा, फिर ये क्रीमिया पे कब्ज़ा, और फिर ये 2022 का अटैक जो यूक्रेन पे रशिया ने किया। तो ज़ेलेंस्की एक बड़ी गेम थी। ज़ेलेंस्की बेचारा मेरी हम्बल ओपिनियन में छोटा आदमी था, वो उसको समझता भी था, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं समझता, आफ्टर ऑल वो एक बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ था। लेकिन वो मतलब यूक्रेन इनफैक्ट खेल रहा था हमेशा से। कुछ यूक्रेनियंस जो थे रशियंस के हाथ में थे, कुछ यूक्रेनियन एलीट जो थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में थे। तो ये एक प्रॉक्सी चल रही थी इन दोनों पावर्स की, और अल्टीमेटली सोचा इन्होंने कि हम ज़्यादा दबाव डालें रशिया पे और क्रीमिया को भी वापस लेने की कोशिश करें। रशिया ने इनके सोचने के साथ साथ ये 2022 फरवरी का अटैक कर दिया, और उस अटैक के बाद फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात ठीक है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रही थी, रशिया ने अटैक किया था, ये एक रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने अटैक किया था,
लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि तुम कारण थे क्योंकि तुमने कोई डील नहीं की थी रशियंस के साथ, जो वो कह रहे थे कि हमारे साथ डील कर लो, यानी नाटो में ना जाओ और कुछ हमारे बैकयार्ड का ख्याल करो। तो इस वजह से रशिया ने ये एग्रेशन किया था। तो रशिया का जो एग्रेशन था, मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए एग्रेशन हुआ कि एग्रेसिव रीजंस थे उस वक्त ज़ेलेंस्की की तरफ से और उसके मास्टर्स की तरफ से। तो आप कह सकते हैं किसी एक तरह से कि वो पॉन बने भी और वो पपेट बने वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथों। जी, कुछ क्वेश्चंस और लेते और मूव ऑन करते हैं। अरविंद शर्मा जी का न्यूयॉर्क से है, व्हेन कुड पीस डील ब्रोक फाइनली? मुझे लगता है इन नेक्स्ट 2 months। मुझे ऐसा फील होता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ना तो अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, इसलिए कि एकदम से जिस तरह मीटिंग हुई है अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स की रशियन हाई ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन के बाद नीचे की जो लेवल है वो फॉरेन मिनिस्टर्स, और एकदम से मीटिंग हुई है। अभी कुछ चंद दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई थी, उनकी ऊपर तले कई बातें हुई हैं, लेकिन अभी चंद दिन पहले बात हुई और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो मिल सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ सऊदी अरेबिया में। और उनकी स्टेटमेंट के बाद अचानक पता चला कि कल जा रहे हैं मार्को रूबियो, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। तो उनकी इस स्टेटमेंट के 2 रोज़ बाद वो वहाँ पे थे, वो वहाँ चले गए। यानी अभी कल की बात है, 18 फरवरी को। 19 फरवरी को आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंडिकेशन दिया, बल्कि 18 फरवरी की शाम को हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वाशिंगटन में उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बातचीत करते हुए उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात पुतिन से किसी वक्त जल्दी हो सकती है। लेकिन आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि शायद बाय द एंड ऑफ फरवरी उनकी सऊदी अरब में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल फिर तो 7-8 रोज़ रह गए और किसी वक्त भी हो सकती है। और अगर इनकी मीटिंग दोनों प्रेसिडेंट्स की हो जाती है और दोनों ऑलरेडी ग्राउंड बना रहे हैं इस वक्त जनरल कीथ जो हैं अमेरिका के, जो उस नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा हैं, वो इस वक्त यूक्रेन में बैठे हुए हैं और वो यूक्रेन की आर्मी के हेड से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की से आई डोंट नो उनकी बातचीत होती है या नहीं होती, शायद हो जाए शाम तक, या अदरवाइज़ वो वहाँ के बाकी लोगों से तो मिलेंगे। तो इस वक्त अमेरिकन टीम के लोग यूरोप पूरे में आ जा रहे हैं, तेज़ी से आ जा रहे हैं। मार्को रूबियो भी बस बेचारे लगता है जहाज़ पे ही बैठे हुए हैं। एक तरफ गज़ा का मामला है और एक तरफ ये मामला। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गज़ा का मामला भी सऊदी अरब में ही हल होना है, सॉल्व होना है, और ये भी मामला जो है ना, ये भी सऊदी अरब में सॉल्व होना है। बाय द वे, इसमें सऊदी अरब की जो इम्पोर्टेंस है, जो सेंट्रल सिग्निफिकेंस है, वो बहुत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं सऊदी अरब के लिए, और पता चलता है कि सऊदी अरब इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट देश है। तो ये सिचुएशन है। तो जो आपका फर्दर क्वेश्चन है कि ये कब होगी, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई ट्रूस या सीज फायर तो मार्च में किसी वक्त भी आप और हम सुनेंगे। अब ये अलग बात है कि अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि भाई आपने तो कहा था कि 1 दिन में मैं ये जंग ख़त्म कर दूंगा, तो अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, जब वो जंग ख़त्म करने की बात करते हैं फिर वो रिटेलिएट भी मीडिया करता है कि हाउ डेयर ये आप जंग ख़त्म करते हो। तो वेस्टर्न मीडिया भी इस वक्त जोकर बना हुआ है। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था 1 दिन में जंग ख़त्म कर दूंगा, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन होती है। तो 1 दिन से मुराद सम टाइम होता है। इतनी फास्ट पेस में हो जाना, ये अपेरेंटली वो 24 आवर्स तो नहीं है, लेकिन दुनिया के अगर हम टाइम फ्रेम में देखें, इतनी खौफनाक जंग का पैक हो जाना इन कपल ऑफ मंथ्स, वो 1 दिन ही है इनफैक्ट। तो बहरहाल हम देखते हैं कि सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है और किस तरह के मामलात आगे चलते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, और सलमान अली साहब का है लंदन यूके से, वुड पीस डील बी अ बिग विन फॉर रशिया? अपेरेंटली तो ऐसा ही लगता है सलमान साहब
कि ये बिग विन होगी रशिया के लिए, लेकिन इनफैक्ट ये बिग विन सबके लिए है, यूक्रेन के लिए भी है, उनके लोग मर रहे हैं। अब ठीक है, वो फेस सेविंग के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कई बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जैसे ही इस वक्त जनरल कीथ उनसे मिल रहे होंगे, कीव की आई मीन यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप से, तो मिलिट्री लीडरशिप भी नहीं चाहती कि उनके लोग बेचारे मरें। और सिचुएशन भी यही है कि यूरोप उनकी मदद नहीं कर सकता, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और ऑलरेडी उन्होंने देख लिया है ये जंग लड़के कि भाई वो ये जंग मैं मानता हूँ उन्होंने इम्पोज नहीं की यूक्रेनियंस ने, लेकिन वो कारण ज़रूर बने हैं पीस डील ना करके उस वक्त जो हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो गलत है। तो रशिया बिल्कुल, जो आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बिग विन है। ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ इससे बिग विक्ट्री ले रहा है, इस सिर्फ पीस टॉक या वट एवर टॉक से। उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। सैंक्शंस कुछ 24-25 हज़ार से ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। और कोई छोटी कुर्बानी नहीं दी है उन्होंने भी डट के ये जंग लड़ी है। और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का ख्याल था कि हम रशिया के घुटने जो है वो टिकवा देंगे, ऐसा हो नहीं सका। तो इसीलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं पीस की तरफ। वो अगर रशिया हार रहा होता तो किसने फिर, मतलब हारते हुए घोड़े के साथ, गिरते हुए मरते हुए घोड़े के साथ कौन जिंदा रहता है। तो यही खेल तमाशा है। और आई डाउट कि ये जो जंग है ये किसी के लिए विक्ट्री नहीं होगी। मतलब इसकी जो जंग सीज फायर है वो विक्ट्री है, और जंग भी किसी के लिए इनफैक्ट विक्ट्री नहीं होता। अल्टीमेटली जंग जीत के भी आपका इतना नुकसान हो चुका होता है कि आप हारे हुए होते हैं। इस जंग को बंद होना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर अपनी बातचीत को हम क्लोज करते हैं। मैथ्स लवर का एक क्वेश्चन है। अर्ली आई यूज्ड टू थिंक दैट इमरान खान एंड शरीफ आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट स्टूपिड हेड्स ऑफ स्टेट, बट नाउ इट सीम्स दैट ज़ेलेंस्की इज इवन अहेड ऑफ देम। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? देखिए, ये आज का हमारा टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। इमरान खान और शरीफ जो हैं उनका इस सिचुएशन में कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान और शरीफ जैसे स्टूपिड बड़े बड़े पॉलिटिशियन दुनिया में पाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग वर्ल्ड में। वो हम किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे। मगर आपका जो असल में जो टेक है वो ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की बहुत ही स्टूपिड और बेवकूफ़ था। अब ज़ेलेंस्की असल में गलत फैसले कर बैठा था और फंस चुका था। अब जैसे ही जंग शुरू हुई, अमेरिकन ने उसको इस जंग में झोंक दिया, यूरोपियन ने भी झोंक दिया। अब उसके पास वापसी का रास्ता कोई नहीं था। अब वापसी का रास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप उसको दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप की आपस में जो इस वक्त चल रही है, जो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली, ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की, वो जो चल रहा है, मुझे तो पर्सनली फील होता है कि वो भी एक नूरा कुश्ती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको फेस सेविंग दे रहे हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि भाई तुम अब कहने जोगे हो कि ये वॉर जंग बंद हो रही है बिकॉज मैं तुम पे प्रेशर डालता हूँ। ये तो ज़ेलेंस्की के लिए गिफ्ट मिल गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रीज़न दे रहे हैं कि भाई दुनिया को वो कह सके कि मैं तो नहीं जंग बंद करना चाहता था, मैं तो जीत सकता था, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन्होंने अमेरिका का हाथ जंग से खींच लिया। तो ये ज़ेलेंस्की के लिए इनफैक्ट एक फेस सेविंग बन रही है। तो बहरहाल ज़ेलेंस्की कोई ये आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, आप ये कहना चाहते हैं बहुत नालायक पॉलिटिशियन है। मैं नहीं समझता बहुत नालायक है, बड़ी वो तेज़ शय है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो वैसे बहुत मुश्किल गेम है। अगर आप ठीक से नेविगेट कर दें अपने देश को तो आप हिस्ट्री में अच्छे याद रखे जाते हैं। अगर ठीक से नेविगेट ना कर सकें, मिसयूज़ हो जाएं हिस्ट्री के हाथों भी, बड़ी पावर्स के हाथों में भी, तो फिर हिस्ट्री में आपका एक बुरा नाम ही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी बातचीत रही। और आने वाले दिनों में इसी तरह लाइव कन्वर्सेशन भी होती रहेगी। हमारे अदर टॉक शोज़ भी आप देखिए, हमारे व्लॉग्स भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।